स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। आज कुछ अलग जगह से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और अ, आज का जो विषय है वो है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत 21 दिन के लिए मिली है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं और वो शर्तें ये है कि वो एक तो जिस केस में जो उनके खिलाफ चल रहा है उस पर कोई किसी किस्म की वो टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कि इस अंतरिम जमानत के समय के दौरान जब वो कुछ चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगे या बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे तो वो इस केस के रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ अपने आप को एक निर्दोष जो है वो साबित करने का उनको मौका जो है वो नहीं मिलेगा। और इसके चलते जाहिर सी बात है कि वो सारे का सारा एक प्रचार अभियान जो है वो जो है उसमें वो पैनापन है, वो जो ताकत है वो नहीं रहेगी। तो इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब से वो जेल में गए हैं तो एक ऐसा उनकी पार्टी की तरफ से एक ऐसा एक जो अभियान जो शुरू किया गया है जिसमें उनको ये दिखाया गया है कि वो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और देश के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनके खिलाफ जो कार्यवाही, वो जो कथित शराब घोटाले वाला केस है उसमें लेके जो की गई है वो असलियत से परे है, उसमें वो निर्दोष है और उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है उसके तहत निशाना बनाया गया है। बहरहाल ये बातें अलग हैं, लेकिन जब ये बाकी के साथी थे उनके तो तब जब वो बाहर थे अरविंद केजरीवाल, तब ये बातें वो कहा करते थे। अब ये बातें नहीं हो पाएंगी तो उनका बाहर आकर जो उनकी उनका उनका जो क्या कहते हैं अभियान में जो हिस्सा लेंगे अपनी पार्टी के लिए करेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए करेंगे। दिल्ली है, पंजाब है और उसके अलावा जो इंडी अलायंस है उसके जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे दिल्ली में है, वहां पे उनके, क्योंकि पंजाब में तो उनका गठबंधन नहीं है तो यहाँ पे तो अगर आएंगे तो उनकी स्टेजेस पे जो पॉलिटिकल स्टेजेस है कांग्रेस की वहां पे तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन दिल्ली में वो जाएंगे, वहां पे उनका गठबंधन है। क्या वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या इन 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल जिस किस्म की उनका एक इमेज, उनकी छवि जो है उनकी पार्टी के द्वारा निर्मित की गई है और उसके अनुकूल क्या वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अपनी इस गिरफ्तारी के को आधार बनाकर लोगों के अंदर, जनता के अंदर, विशेषकर दिल्ली के जो वोटर हैं उनके अंदर कोई सहानुभूति वो पार्टी के लिए, उम्मीदवारों के लिए पैदा कर सकेंगे और जिसके फलस्वरूप वो अपनी पार्टी के लिए पहली बार जो दिल्ली में लोकसभा की कोई सीट या सीटें, एक सीट या एक से ज्यादा सीटें जो है वो जिता पाएंगे। अन्यथा उनका ये जो बाहर आना है 21 दिन के लिए ये कोई माने नहीं रखता है अगर वो इस किस्म का कोई करामात जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली का जो, या पंजाब या दिल्ली का जो राजनीतिक पटल है वो वही रहने वाला है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले था। मींस इट इज बैक टू स्क्वायर वन, सेम सिचुएशन है, उसमें कोई ऐसा बदलाव जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। बदलाव इन द सेंस कि वो जो सहानुभूति जो उनके लिए एक लहर जो बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे जब वो गिरफ्तार हुए थे तो तब जेल से संदेश नाम का भी एक अभियान चला था जिसके तहत उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है उन्होंने बाहर आके उनको मुलाकात करने के बाद एक ऐसा संदेश दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल की छवि को एक देव आत्मा वाली छवि जो है बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें उनकी पत्नी ने कहा कि आप लोग
बकायदा वो सामने आई थी ऑन कैमरा, तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और वो आप उनको अपने पास इर्द गिर्द पाएंगे। तो इस किस्म की जो बातें हुई थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ये स्थापित करने के लिए कि वो वाकई बहुत बड़े नेता हैं और उनको जो जेल हुई है उसका एक राजनीतिक जो है नुकसान सत्ताधारी पार्टी जो, क्योंकि वो टारगेट बीजेपी को कर रहे हैं, उनके सारे नेता बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि केंद्र में जो बीजेपी सरकार है उसके दिशा निर्देश पे वो एक षड्यंत्र है जिसके तहत जो दिल्ली के एलजी है वो कथित रूप से उनके खिलाफ जो है ये ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमारी पार्टी को खत्म करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इन सब के चलते ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि केजरीवाल अगर बाहर आएंगे तो ऐसा नया क्या करेंगे जिससे उनकी छवि के अनुकूल जो बनाई जा रही है नतीजे भी सामने आए, लोगों को लगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता हैं, जेल गए हैं और जेल में जाने के बाद उनका जो राजनीतिक उनकी हैसियत है, राजनीतिक उनका जो कद है वो बहुत बढ़ गया। एक लार्जर देन लाइफ इमेज जो है वो उनके लिए क्राफ्ट करने की, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अनुकूल वो ऐसा ऐसा उनका व्यक्तित्व बन गया है कि वो जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी और लोग जो है वो इस चुनाव को 2024 का लोकसभा चुनाव उसको एक तरफा बना देंगे। तो ऐसी तो क्योंकि पहले एक तरफा होता रहा है, आप 2014 ले ले, 2019, चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने विधानसभा में जीत 2 बार वो जीते हैं और उसी 2 बार ही वो लोकसभा में एक तरफा मुकाबले में उनकी पार्टी हार गई है। तो वो करेंगे क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अब एक चीज बची है और वो है इमोशनल अत्याचार जिसे कहते हैं, एक भावनात्मक शोषण जो है लोगों का करना, कि लोगों को भावनात्मक स्तर पे अपने साथ जोड़ना ताकि लोग इस बात को भूल जाएं, वो जो बातें इनके इनकी इनकी कारगुजारी को लेके, इनकी जो कथित रूप से उस घोटाले में जो शमूलियत को लेके इनके खिलाफ जो दोषारोपण जो विपक्ष कर रहा है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो क्या वो जो दोष है वो लोग उनको दरकिनार कर देंगे और लोग सिर्फ और सिर्फ एक भावनात्मक स्तर पे इनके साथ जुड़ेंगे? ऐसी कोशिश आज भी हुई है। जैसे इनके एक नौजवान नेता हैं राघव चड्ढा जो हैं, जो पंजाब से राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट जो एक्स प्लेटफॉर्म पे की है उसमें उन्होंने कहा है कि आज सभी देशवासियों की आंखें नम हैं। अब ये तो राघव चड्ढा ही जानते हैं उनको कैसे पता चला कि पूरे भारत में जो भारत के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आज जो लोग हैं वो अपने अपने भाई और अपने बेटे को जेल में से बाहर आने की राह जो है वो ताक रहे हैं। तो इस किस्म की जो बातें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 21 दिन में ये जाएंगे, जगह जगह पे जाएंगे जहां पे ये कुछ प्रचार करेंगे, तो वहां पे ये एक इमोशनल टूल जो है उसको इस्तेमाल करें। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि अगर वो ऐसा करते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। क्योंकि एक तो बात, अब वो तो बात कह नहीं सकते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं, मुझे तो फंसाया गया है इस घोटाले में। तो उसके चलते वो इमोशनल जो है टूल, और जो कि एक आखिरी टूल या आखिरी हथियार होता है किसी भी राजनेता के लिए, लोगों को इमोशनली जो है वो अपनी तरफ खींचने का। इसका मतलब है और कुछ उनके पास नहीं है, तो ऐसा वो करने जा रहे हैं और आप उसको देखेंगे। और इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं कि वो क्या जैसे पहले शुरू किया था कि वो कितनी की सीटें जिता पाएंगे, अदरवाइज तो उनके आने का, बाहर आने का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता कि अगर वो अपनी पार्टी की जो चुनावी किस्मत है उसमें किसी किस्म का वो बदलाव, डिफरेंस, एक पॉजिटिव डिफरेंस नहीं ला पाते सीटें जीतने की शक्ल में, तो फिर तो वो अर्थहीन है उनका
आना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अगर वो इमोशनली भी कोशिश करें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब से जो वो गए हैं उस तब से ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप हमने देखा है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके इमीडिएटली उसके बाद में उनकी पार्टी की तरफ से, और या चाहे वो पंजाब के नेता थे, पंजाब के मंत्री थे, पंजाब के विधायक थे, या दूसरे पार्टी के जो सीनियर जो नेता थे यहाँ के, वो तो गए वहां पे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और दिल्ली के जो इनके नेता थे उनका बनता है, क्योंकि उनकी पार्टी के शीर्ष नेता का ये जो सवाल था। लेकिन उसके अलावा अब देखें तो कोई ऐसा बड़ा बड़ा कोई डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ऐसा बड़ा कोई एकत्रता जो है, कोई रोष है, कोई प्रदर्शन है, वो आपको दिल्ली में नहीं देखने को मिला, और ना ही पंजाब में तो जिस दिन से गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन बिल्कुल खामोश था। हमने उस दिन एक वीडियो भी किया था नेल्सन, एक सुप्रीमो गिरफ्तार और बेखबर पंजाब, तो उसका कोई यहाँ पे असर नहीं है। लेकिन पंजाब की बात भी करना जरूरी है, क्योंकि पंजाब दिल्ली के बाद एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे उनकी सरकार है, और यहाँ पे उनकी जो जो राजनीतिक जो साख है, उनका वकार है, वो भी दांव पे है। 2022 में तो वो जीते जो जीते, लेकिन क्या उसी कारगुजारी को अब वो दोहरा पाएंगे, ये देखने को के लिए हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा 2024 का। लेकिन पंजाब में भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कि कोई ऐसी लहर है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, जैसे कि इनके जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जो प्रदेश आम आदमी पार्टी का जो इकाई है उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उनकी एक उनका बयान था कि 13-0 से हम जीतेंगे, 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वापस चलते हैं दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली देखें तो दिल्ली एक ऐसा वकारी एक चुनावी मैदान है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, दरमियान, या यूं कह लीजिए अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और इस बार भी इसको जैसे पहले था 2 बार, 14 में, 2019 में, ये एक बायपोलर दो तरफा एक लड़ाई थी। उसको अब दो तरफा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का जो है वो जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो बहुत निराशाजनक रही थी। हालांकि कांग्रेस की जो जो 2019 में कांग्रेस की परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी से वो बेहतर थी, लेकिन वो एक दो तरफा था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी, और दूसरी तरफ बीजेपी। लेकिन हुआ क्या कि 2019 का अगर हम चुनाव लें तो उसमें भी सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ उन्होंने वो सारी की सारी सीटें जीती थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम ये कहें कि ये चीज इस बार नहीं होगी, तो वो उसका एक आधार है। वो ये है कि इस बीच में एक चुनाव आया था दिल्ली एमसीडी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का, जिसमें एक बड़ी लंबी एक समय वो उसमें काबिज रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक बहुत भारी भरकम एंटी इनकम्बेंसी का वो सामना कर रहे थे। और जहां पे ये माना जा रहा था और ये कहा, अरविंद केजरीवाल खुद दावा कर रहे थे और इनकी पार्टी के नेता, कि हम 250 सीटें जो हैं वो एमसीडी के चुनाव में हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इतनी भारी वर्षों तक की लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बीजेपी वहां पे 113 जो है सीटें, उन्होंने वार्ड जो हैं वो जीते थे, और आम आदमी पार्टी ने 150। वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन ये हुआ कब? ये तब हुआ था जब दूसरी बार भी आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जीती थी। अब जो दिल्ली का जो चुनाव है विधानसभा का और एमसीडी का, ये दो ऐसे चुनाव है जिससे ये पता चलता है कि धरातल पे लोग जो हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी होते हैं। और दिल्ली में
जो विधानसभा का चुनाव इसलिए आम आदमी पार्टी जीती है क्योंकि जहां तक स्थानीय मुद्दे हैं तो दिल्ली की जनता जो है उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो वो उन्होंने उस पक्ष में भारी मतदान करते हैं और ऐसा 2 बार हो चुका है। तो स्थानीय अगर मुद्दों को आधार बनाएं तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए था। जैसे 2020 के चुनाव में 62 इनकी थी और 70 में से 62 सीटें इनकी थी, आम आदमी पार्टी की। तो वैसे ये अंतर स्थानीय मुद्दों वाला चुनाव एमसीडी का, उसमें भी ये अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो हम उस बात को तो छोड़ दें कि जो लोकसभा का चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री का एक चेहरा है, केंद्र में सरकार किसने बनानी है, और वहां पे दिल्ली के वही लोग जो इसको जताते हैं वही लोग जो हैं वो लोकसभा में बीजेपी को जिताते हैं, और उसमें मोदी फैक्टर जो है वो बहुत निर्णायक फैक्टर है। और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पे भी अगर दिल्ली वाला हम जिसकी एमसीडी के चुनावों की बात करिए, उसके नतीजों को भी हम देखें तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और उसी आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर केजरीवाल अब 21 दिन के लिए जब बाहर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कोई ऐसा अंतर डाल सकेंगे जीत के और हार के बीच में। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर वो बीजेपी जो है उसको वो परास्त कर सकेगी, और बीजेपी का जो 7-0 का जो आंकड़ा है, रिकॉर्ड लगातार 2 बार आम चुनाव में, उसको वो तोड़ पाएंगे। अब यहां पे एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर जब जैसे कि इनका अलायंस जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो तो अभी हुआ, उससे पहले के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें इनका गठबंधन नहीं था, अलायंस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन दोनों का वोट शेयर हम कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो भी वो बीजेपी का जो वोट शेयर 50% का था इन दोनों चुनावों में 2014-19 का, उसके करीब भी वो नहीं पहुंचते हैं। तो इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की जो छवि बनी है, जिसके चलते एमसीडी के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं कर सकी जितनी की अपेक्षा की जा रही थी, और वही एक पब्लिक का मूड जो है, वोटर्स का मूड है, वो अभी भी वही, उस पे मुझे लगता है कि वो जारी रहेगा, उसमें कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है। और बीजेपी जो है वो इस बार भी जो है वो 7-0 का जो आंकड़ा है उसको बरकरार रख सकती है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई अर्थ शेकिंग, अर्थ शैटरिंग कोई डेवलपमेंट ना हो जाए, तो अभी तक ऐसा। दूसरी बात यह है कि मुझे इसलिए भी थोड़ा सा इस बात पे मुझे शक है कि ये इकट्ठा होकर भी ये कुछ कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि अभी देखिए कि अभी अरविंदर सिंह लवली जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो बीजेपी में चले गए, और उनके और भी साथी हैं जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इस अलायंस गठबंधन की विरोधता की है। उनका ये कहना था कि अभी भी जब हमारा गठबंधन भी हो चुका है तो जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी, वहां पे जब वो प्रचार करते हैं या उनकी जो चुनावी मंच होते हैं उन पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महत्व नहीं दिया जाता, वो सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए धरातल पे जो मतदाता है उनके स्तर पर, उनके जो वर्कर्स हैं उनके स्तर पर कोई ऐसी केमिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सके कि वो एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं और बीजेपी को वो परास्त कर सकते हैं। तो अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, शाम तक ये था कि वो रिहा हो जाएंगे, ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का वो तिहाड़ जेल तक पहुंच जाएगा, और अभी तक वो जब हम बात कर रहे हैं तो वो अभी बाहर आए हैं या नहीं आए ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात तय है कि वो जमानत हो गई है, वो बाहर आएंगे, और आने वाले दिनों में इस पहलू पे बड़ी एक पैनी दृष्टि रहेगी कि केजरीवाल
क्या ऐसा करते हैं, क्या ऐसा नया वो कोई कोई जिसे कहते हैं कि एक टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सभी को, अपने विरोधियों को अचंभित कर दे और अपनी पार्टी को और अपने अलायंस पार्टनर जो है उनको, उनके उम्मीदवारों को वो जीत दिला सकें, एक निर्णायक जीत, विशेषकर दिल्ली में। और पंजाब में भी ये किस दिनों में वो आके क्या करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब में वो वैसा कर पाएंगे। हाँ, दिल्ली में जरूर है कि वो कुछ ना कुछ फर्क जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये फर्क कितना निर्णायक होगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। पर मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे कि ये बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आने वाले वीडियो में आपसे आप एक नए विषय पे चर्चा के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।